बीए पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम लोग यूएनओ के विशिष्ट अभिकरणों के बारे में जानकारी लेंगे। पिछली क्लासेस में हमने यूएनओ के बारे में विस्तार से पढ़ा है और उसमें हमने ये देखा कि यूएनओ विश्व में शांति स्थापित करने के लिए बनाया गया मंच है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विभीषिकाएं सामने आई थी उसको खत्म करने के लिए और विश्व को आगामी किसी भी महायुद्ध से बचाने के लिए इस मंच को बनाया गया था, जिसमें काफ़ी हद तक वो सफल भी रहा है। लेकिन इसके साथ साथ इसका उद्देश्य ये भी रहा कि शांति और अमन तभी आ सकता है जब हम सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी कार्य करें, शैक्षणिक और स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों में भी कार्य किया जाए। तो उस स्थिति में इसके कुछ विशिष्ट अभिकरण हैं जिनके बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। इन अभिकरणों में से कुछ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के द्वारा की गई है। चार्टर की व्यवस्था के अंतर्गत इन अभिकरणों के साथ संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद ने समझौते पर हस्ताक्षर किए और ये अभिकरण संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ जुड़ गए। ये जो अभिकरण है इनकी कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि हर एक जो अभिकरण है उसका अपना अलग से चार्टर है। हर एक अभिकरण का अपना अलग सचिवालय है। तीसरी बात आती है कि इनका अपना विशिष्ट संगठन है और चौथी बात आती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ विशिष्ट समझौतों पर आधारित है और जो राज्य हैं, इसके सदस्य राज्य हैं, इन अभिकरणों के सदस्य होते हैं। इन अभिकरणों का वैधानिक अस्तित्व राज्यों के साथ इनके संधि समझौते पर आधारित होता है। इन अभिकरणों के जो कार्य और भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना सिर्फ राजनीतिक तरीके से ही प्राप्त नहीं की जा सकती, बल्कि आर्थिक और सामाजिक प्रश्नों के समाधान से भी उसको प्राप्त किया जाता है। ये जो अभिकरण है इनको 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है तकनीकी अभिकरण। ये वो अभिकरण है जो तकनीक से संबंधित है या उससे संबंधित ज्ञान पर आधारित है। इसमें 6 अभिकरण या 6 एजेंसीज आती हैं। पहली एजेंसी है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ, दूसरा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, तीसरा है विश्व डाक संघ, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ, पांचवा है विश्व अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संगठन और छठा है अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन। ये संगठन तकनीक से संबंधित होने के कारण इन विशिष्ट क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों को समय समय पर सहायता देते हैं और उसके माध्यम से, जैसे मौसम विज्ञान संगठन है, चेतावनियाँ जारी करता है, सहायताएं देता है, नागरिक उड्डयन समय समय पर विभिन्न राष्ट्रों में उससे संबंधित कार्य करता है। तो ये जो अभिकरण है या एजेंसीज हैं ये तकनीक से संबंधित कार्य करती हैं। दूसरा जो प्रकार है इन एजेंसीज का वो है सामाजिक और मानवीय गतिविधियों वाले अभिकरण। इसमें आते हैं, पहला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जो मानवीय गरिमा को बनाए रखने के लिए श्रम से संबंधित नियमों को बनाता है और देखता है कि विश्व में किसी का शोषण न हो, बिगाड़ न हो। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र का शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ये बहुत महत्वपूर्ण संगठन है, इसके बारे में अभी हम विस्तार से भी पढ़ेंगे। इसका उद्देश्य है विश्व में शिक्षा, वैज्ञानिक तरीके से विकास और सांस्कृतिक रूप से लोगों को आगे लाना, राष्ट्रों को आगे लाने का, जिससे विकास हो सके। तीसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो विश्व में होने वाली स्वास्थ्य संबंधी और बीमारी संबंधी गतिविधियों पर अपनी पूरी पकड़ रखता है। जैसे वर्तमान में पेंडेमिक या महामारी जो चल रही है उसके बारे में आप देख रहे होंगे, बार बार WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ संगठन जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये बार बार में चेतावनी जारी कर रहा है या बता रहा है कि क्या स्थितियां हैं और किस तरह से काम करना है। तो इसका जो कार्य है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन और चौथा है कृषि विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय कोष। ये अंतर्राष्ट्रीय कोष लोन देने का काम करता है कृषि संबंधी कार्यों के लिए और उससे संबंधित तकनीक और अन्य कार्यों की जानकारी देता है। तीसरा प्रकार है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय समस्याओं और
आर्थिक विकास से संबंधित अभिकरण या एजेंसियाँ। ये जो छोटे राष्ट्र हैं, जो अल्प विकसित राष्ट्र हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, उनको सहयोग देने का काम करता है विकास के लिए। इसमें पहली एजेंसी है पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, जिसे IBRD कहते हैं, और विश्व बैंक इसको कहा जाता है। जो छोटे राष्ट्र हैं उन्हें ये कर्ज देने का काम करती है, सहायता देने का काम भी करती है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, मॉनिटरी फंड ये जारी करता है। चौथा है संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक विकास संगठन, जिसे यूनिडो कहा जाता है। ये औद्योगिक विकास पर अपनी नज़र रखता है और उससे संबंधित सहायताएं प्रदान करता है। चौथा जो श्रेणी है इसकी एजेंसीज़ की, वो है आर्थिक विकास से संबद्ध। आर्थिक विकास से संबंध जो श्रेणियां हैं, ये इसमें पहली आती है खाद्य और कृषि संगठन, दूसरी आती है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, तीसरी आती है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक निधि और चौथी आती है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि। तो इस तरह से ये 4 श्रेणी में बांटे गए मंच हैं, अभिकरण हैं, एजेंसीज़ हैं, जो पूरे विश्व में किस तरह से विकास किया जाए, आर्थिक क्षेत्र में कैसे विकास हो, सामाजिक क्षेत्र में कैसे विकास हो, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में कैसे विकास हो। क्योंकि जब तक व्यक्ति सुखी और संतुष्ट नहीं है, जब तक व्यक्ति का जीवन स्तर नहीं सुधरता, जब तक व्यक्ति को मानवाधिकार प्राप्त नहीं होते, तब तक शांति प्राप्त नहीं की जा सकती, या विश्व में तब तक संघर्ष जारी रहेगा, ये भी हम कह सकते हैं। तो उस संघर्ष को कम करने और ख़त्म करने के लिए इस क्षेत्र में कार्य करना भी आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र के ये जो एजेंसीज़ हैं, ये सभी क्षेत्रों में निरंतर कार्य कर रही हैं और काफ़ी हद तक ये कहा जाता है कि राजनीतिक स्तर से ज़्यादा इस क्षेत्र में इन्हें सफलता प्राप्त हुई है। हम लोग विस्तार से बात करेंगे यूनेस्को के बारे में, जो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति से संबंधित एजेंसी या अभिकरण है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और दिसंबर 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ के एक विशिष्ट अभिकरण यानी एजेंसी के रूप में इसको मान्यता प्रदान की गई। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है उसमें ये माना गया कि विश्व शांति के लिए इसे कार्य करना है। और एक बात महत्वपूर्ण रूप से इसमें कही गई वो ये थी कि युद्ध और शांति दोनों का जो विचार है वो मानव के दिमाग से शुरू होता है, मस्तिष्क से शुरू होता है। तो इसलिए जो युद्ध और शांति की परिकल्पना है उसको भी वहीं से शुरू होना है, यानी शांति की परिकल्पना और युद्ध को खत्म करने का प्रयास भी मानव मस्तिष्क से होना चाहिए। इसका अर्थ है कि संघर्ष है। संघर्ष क्यों है? क्योंकि व्यक्ति सुखी नहीं है, व्यक्ति के पास आर्थिक संसाधन नहीं है, व्यक्ति को अधिकार नहीं प्राप्त है। तो वो कैसे होगा? जब व्यक्ति उन्हें प्राप्त करेगा तो उसके मन का संघर्ष भी अपने आप खत्म होगा। तो इसलिए यूनेस्को की स्थापना इसी उद्देश्य को लेकर के की गई। यूनेस्को का संगठन देखेंगे, इसके 3 प्रमुख अंग हैं। पहला है सामान्य सभा या महासम्मेलन, दूसरा है कार्यपालिका या कार्यकारी मंडल और तीसरा है सचिवालय। सभी जो देश हैं, जितने भी स्वतंत्र देश हैं, वो चाहे संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हों या ना हो, इसकी सदस्यता सामान्य तौर पर स्वेच्छा से ले सकते हैं। महासम्मेलन में सभी जो सदस्य हैं उनके 5 तक प्रतिनिधि हो सकते हैं, किंतु मत देने का अधिकार एक ही होगा। चाहे 5 सदस्य बैठे हैं लेकिन मत एक ही काउंट उनका किया जाएगा। इसका सम्मेलन हर दूसरे वर्ष होता है। महासम्मेलन कार्यकारी मंडल के सदस्यों का निर्वाचन करता है और उनकी सहमति से सचिवालय के महासचिव की नियुक्ति करता है। कार्यकारी मंडल में 51 सदस्य हैं। इनके चुनाव में सदस्यों की योग्यता, अनुभव और उनका जो प्रशासकीय अनुभव है उसको ध्यान में रखा जाता है। और जब इसकी सदस्यता दी जाती है तो ये भी ध्यान में रखा जाता है कि विश्व के सारे क्षेत्रों से, यानी जो भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग हैं, वहाँ से इसमें प्रतिनिधि आने चाहिए और लगभग विश्व की सारी संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व इसमें होना चाहिए। ये जो समिति है ये वर्ष में 2 बार सभा का अधिवेशन बुलाती है। संगठन के सभी कार्यों के लिए उसे जिम्मेदार माना जाता है और कार्यकारी मंडल महासचिव की रिपोर्ट पर विचार करता है और उसे सम्मेलन के सामने पेश करता है। यूनेस्को क्या कार्य करता है? क्योंकि हमने देखा कि एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंसी है ये, यूएनओ की, और बहुत सफल एजेंसी भी हम इसे कह सकते हैं।
तो इसके मुख्यतः 3 प्रकार के कार्य हैं, 3 तरह के कार्य करती है जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। पहला है विश्व में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार की योजनाएं यूएनओ से आती हैं, तो वो योजनाएं यूनेस्को से आती हैं शिक्षा के संबंध में, और सभी जो अल्प विकसित विकासशील देश हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने के लिए इस समिति ने बहुत काम किया है। दूसरा कार्य है इसका वैज्ञानिक शिक्षा और अनुसंधान को प्रोत्साहन देना और विकास कार्यों में वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान का प्रयोग करना, यानी इस तरह की कार्यों को प्रोत्साहन देती है और तकनीकी अनुसंधानों के प्रयोग के लिए सहायताएं भी वो देती है। तीसरा आता है मानव अधिकारों को महत्व देते हुए आर्थिक सामाजिक विकास के प्रयास करना, और जो निशस्त्रीकरण है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस तरह से आगे बढ़ाया जाए उसको, इसका भी वो अध्ययन करती है। मानव अधिकार की घोषणा 10 दिसंबर 1946 को यूएनओ ने की थी, और वो इसलिए की थी कि प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का महत्व है, उसे गरिमा में जीवन जीने का अधिकार है। तो उसके लिए भी ये कार्य करती है कि चाहे वो क्षेत्र कोई भी है, छोटा सा देश है उसका नागरिक है, सुदूर दक्षिण अफ्रीका का कोई देश है उसका नागरिक है, दक्षिण अमेरिका का कोई देश है उसका नागरिक है, किसी छोटे से द्वीप पर बैठा कोई नागरिक है, सभी के मानव अधिकार उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि किसी महाशक्ति के नागरिक के। तो इस आधार पर ये विकास को महत्व देता है, सामाजिक आर्थिक दोनों तरह के, निशस्त्रीकरण को महत्व देता है। यूनेस्को के जो कार्य हैं ये एक तरह से विश्व शांति को स्थापित करने के लिए मानसिक सहयोग प्रदान करते हैं, यानी व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं, उसको खड़ा करते हैं दूसरों के समकक्ष आने के लिए। परंतु एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि यूनेस्को जैसा संगठन भी महाशक्तियों के दबाव से नहीं बच सका, क्योंकि हम जानते हैं कि यूनेस्को का जो बजट है वो काफ़ी हद तक महाशक्तियों के माध्यम से आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 31 दिसंबर 1984 और ग्रेट ब्रिटेन ने 31 दिसंबर 85 से अपनी सदस्यता इसकी समाप्त कर दी, और जापान और सिंगापुर ने भी ऐसे करने की धमकी दी थी। यूनेस्को का वित्तीय संकट इससे बढ़ गया था। हम लोग समय समय पर देखते हैं कि विभिन्न संगठनों से जो देश हैं, महाशक्तियां हैं, वो अपने आप को अलग कर लेती हैं। जैसे अभी हमने अपनी पिछली क्लासों में जिक्र किया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्तमान में चल रही महामारी के दौरान WHO से, यानी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उससे अपने आप को अलग कर लिया था। तो इस तरह से राजनीतिकरण हो जाता है, व्यय बढ़ जाता है, वित्त का सही तरीके से प्रयोग नहीं हो पा रहा, प्रशासनिक नीतियाँ भी ठीक नहीं बन पाती। तो इस तरह से जो काफ़ी हद तक राजनीतिक दबाव है महाशक्तियों का, वो इन पर बना रहता है। वास्तव में अगर कहा जाए तो महाशक्तियाँ अपना वर्चस्व स्थापित रखना चाहती हैं, और क्योंकि ये जो एजेंसीज़ हैं, खास करके यूनेस्को है, WHO है, ये काफ़ी हद तक एशिया और अफ्रीका के, यानी इसे हम तृतीय विश्व कहते हैं, थर्ड वर्ल्ड कहते हैं, उनके देशों पर अपना फोकस रखती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बड़ी महाशक्तियां हैं वो इसका विरोध भी करती हैं और काफ़ी हद तक इसको सहायता देने में भी कभी कभी कतराने लगती हैं। तो इसके माध्यम से काफ़ी हद तक गतिविधियां सीमित होने लगती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यूनेस्को का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर के ये जो एजेंसी हैं, ये विश्व में एक तरह से हम कहें कि शस्त्रों की बजाय या निशस्त्रीकरण के स्थान पर मानव को ऊंचा उठाकर, उनका जीवन स्तर सुधार कर, उनका शैक्षणिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक विकास करके उन राष्ट्रों को आगे की पंक्ति में खड़ा करने की कोशिश करके विश्व शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। और काफ़ी हद तक ये संगठन इसमें, ये एजेंसी इसमें सफल भी हुई है।